गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग बच्चों आज संसद नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, जिसको हम संघीय विधायिका या संघीय व्यवस्थापिका, ठीक है, 3 नामों से हम इस संसद को जानते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इसको पार्लियामेंट। ठीक, तो संघीय विधायिका या संसद आज के हम लोग के चैप्टर का नाम होगा, ठीक है। और इसमें हम लोग संघीय विधायिका या संसद, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग संघीय विधायिका में लोकसभा को देखा जाएगा, परंतु उससे पहले कुछ बेसिक बातों को पहले समझ लिया जाए, ठीक है, फिर हम लोग आगे चीजों को देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम पहले डालते हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम होगा क्या? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है। इसी पार्लियामेंट को बोलते हैं बच्चों क्या? संसद, ठीक है, या संघीय संघीय विधायिका, यूनियन लेगिस्लेचर, विधायिका, ठीक है, संघीय विधायिका या संसद, ठीक है, पार्लियामेंट, यूनियन लेगिस्लेचर, ये हमारे बच्चों आज के चैप्टर का क्या होगा? आज के चैप्टर का नाम होगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक बेसिक बात, अच्छा बच्चों पहले बता दूं कि जैसा कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा क्लास की स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है, कंटेंट थोड़ा ज़्यादा दीजिए। तो बच्चों कंटेंट मैं ज़्यादा दूंगा, लिखूंगा कम। बोला बच्चों ने कि सर थोड़ा सा लिखना जो है सर उसको कम करिए, और कंटेंट जो है वो सर थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। तो ये इस पे ध्यान रहेगा बच्चों। मगर सबको मैं बताऊं कि ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनका बेसिक बहुत वीक है। समझ रहे हो बच्चों? बेसिक बहुत वीक है। तो बेसिक वीक होने की वजह से तो सबसे पहले हम बेसिक को ही लेके चलेंगे, बेसिक से आके फिर हम पहुंचेंगे डेप्थ पे। समझ रहे हो ना? बेसिक से हम लोग जाएंगे डेप्थ पे। तो बेसिक बातों को बताना जो है बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ना वो बेहद इंपॉर्टेंट बात है। समझ रहे हो? अब डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट चीज़ों पे आ जाऊं तो ये बच्चों नहीं समझ में आता है। समझ रहे हो? आपको क्लास भी नहीं समझ में आएगी, और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट से जब क्वेश्चन देगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना? तो हमारे अनुभव का आप लीजिए, अनुभव का लाभ आप लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ आप उसको पढ़िए, और आपके सुझाव जो हैं वो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ तो आप अपने सुझाव मत देना। आप कमेंट में जो जो आपको दिक्कत हो आप अपने सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। पूरा स्वागत है आपके सुझाव का, ठीक है। तो संघीय विधायिका हम लोग के चैप्टर का नाम। अब हम लोग सबसे पहले एक बेसिक बात जान लें। बेसिक बात क्या? कि हमारा जो संसद है इसका सबसे मुख्य काम क्या है, ठीक है बच्चों। तो सबसे मुख्य काम इसका क्या है? इसका मुख्य काम है बच्चों लॉ मेकिंग, ठीक ना। लॉ मेकिंग यानी विधि निर्माण, विधि या हम कह दे कानून, ठीक है। तो सबसे मुख्य काम इसका क्या है बच्चों? विधि का निर्माण करना, ठीक है। विधि का निर्माण करना इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है संसद, ठीक। और इस संसद के सदन कितने हैं? 2। तो अभी उन बातों पे हम लोग आ रहे हैं। तो अगर कोई आपसे पूछा कि संसद का सबसे मुख्य काम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे विधि का निर्माण, ठीक। दूसरी बात, क्या भारत में विधि बनाने वाली केवल एक ही संस्था है, संसद? ठीक है, तो ऐसा नहीं है। भारत में विधि बनाने के लिए केवल संसद ही नहीं है, स्टेट लेगिस्लेचर भी है, यानी कि राज्य का विधानमंडल भी है। अच्छा, अब ये क्या, यहाँ थोड़ा सा बच्चों कंपेयर करके थोड़ा सा समझना। यहाँ मैंने लिखा अगर पार्लियामेंट, संसद, और यहाँ मैंने लिखा विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल। तो विधानमंडल जो अगर हम लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? राज्य का विधानमंडल या राज्य विधानमंडल, ठीक है। और यहाँ हमने लिखा संसद, ठीक। तो भारत में विधि निर्माण के लिए 2 संस्थाएं हैं, एक है विधानमंडल और दूसरा है संसद, हम जिसको बोलते हैं संघीय विधायिका, और एक है राज्य विधायिका। समझ रहे हो? राज्य विधायिका या राज्य विधानमंडल। अच्छा, दोनों में डिफरेंट फिर क्या है? तो बच्चों देखो, दोनों में डिफरेंट ये है, डिफरेंट आपको 2 मिलेंगे। पहला ये, भारत की जो शक्तियां हैं, ठीक है, इस शक्तियों का लिस्ट बना के, सूची बना के किया गया है विभाजन, ठीक है। यानी कि हमारे वहां क्या चलता है? पावर ऑफ डिवीजन,
ठीक है, शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? तो शक्तियों का बंटवारा बच्चों देखो, ये 3 तरह से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो शक्तियों का बंटवारा करने के लिए किया गया है, तो सूचियों का निर्माण किया गया है। तो एक हो जाता है बच्चों केंद्र सूची, दूसरा हो जाता है राज्य सूची, और तीसरा हो जाता है बच्चों समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के बच्चों सूचियां हमारे सामने हैं, ठीक। तो देखो, जो केंद्र सूची है, इस केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? किसे है? केंद्र सरकार, या हम कह लें संसद, ठीक ना। अमूमन संसद में जिस पार्टी का बहुमत होता है, वही पार्टी क्या करती है? वही पार्टी बनाती है कानून, वही होता है सरकार, ठीक है। तो संसद कानून बनाती है केंद्र सूची के विषय पे, और जो राज्य सूची है, इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य का विधानमंडल, ठीक ना। कानून कौन बनाएगा? राज्य विधानमंडल, समझ रहे हो। तो ये बच्चों 2 टाइप की यहाँ हमारे यहाँ सरकार हो गई, ठीक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और थर्ड जो है यहाँ पे केंद्र और राज्य, सेंट्रल प्लस स्टेट, ठीक ना, ये दोनों मिलके कानून बनाते हैं। परंतु जब कभी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, टकराव होता है कि कानून निर्माण करने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, कहाँ? ये जो समवर्ती सूची है, जिसको हम कहते हैं कंसर्न लिस्ट, तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों को है। स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल किसको है? वो राज्य के विधानमंडल को है। और जो सेंटर लिस्ट है, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। तो जब यहाँ समवर्ती सूची पे कोई कानून बनाई जाएगी, तो अगर राज्य ने कोई कानून बनाया, वो बात केंद्र को समझ में नहीं आई, तो केंद्र उसको क्या करेगा? मना करेगा, ठीक है। राज्य कहेगा कि नहीं, ये काम ऐसे करिए। तो दोनों में अगर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो फाइनली बात किसकी मानी जाएगी? फाइनली बात माना जाएगा केंद्र सरकार का, समझ रहे हो। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं कि जब कभी समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य के मध्य टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से बात किसकी मानी जाती है? तो अंतिम रूप से बात किसकी मानी जाएगी? तो अंतिम रूप से बात मानी जाती है समवर्ती सूची में केंद्र सरकार की, ठीक। तो अब देखो बच्चों, एक बात तो ये, दूसरा बात क्या? दूसरी बात बच्चों यहाँ जानने का प्रयास करना कि केंद्र सूची के विषय पे केंद्र सरकार यानी संसद कानून बनाएगा। तो जब संसद कानून बनाता है, तो इसके द्वारा बनाए गए कानून क्या होता है? पूरे भारत में लागू होते हैं। कुछ नियम और शर्तें यहाँ पे हैं, तो उसमें हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। कुछ नियम शर्तें यहाँ पे लागू होती हैं, ठीक है। तो पूरे भारत में इसके द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। परंतु जब राज्य का विधानमंडल कानून बनाएगा, तो वो क्या होगा? केवल उसी राज्य में लागू होगा, ठीक है, उसी राज्य में लागू होगा। जैसे हमारे यूपी का विधानमंडल, तो यूपी के विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा, विधान परिषद। अंग कितने? 3। तीसरा कौन जुड़ा? राज्यपाल। उसी तरह संसद में कितने अंग? तो संसद के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक। तो जब ये कानून बनाएगा तो पूरे भारत में लागू, और जब ये कानून बनाएगा तो केवल उसी राज्य में लागू। मैं इसको पहले की वीडियो में भी समझा चुका हूँ, ठीक है। जब बच्चों में राष्ट्रपति पढ़ा रहा था, तो राष्ट्रपति वाले चैप्टर में मैं समझा चुका हूँ इस बात को, ठीक है। तो आप पीछे की वीडियो को देखना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मैंने वहाँ पे पहले ही बता रखा है कि राज्य विधानमंडल की भूमिका क्या है और संसद की भूमिका क्या है, समझ लो। तो इसके बावजूद हम लोग का जब चैप्टर आएगा राज्य का विधानमंडल, तो वहाँ हम लोग अलग से विधानसभा, विधान परिषद पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम लोग फिर जो है चीज़ों को देखा जाएगा, समझ लो, ठीक। चलो, तो मैं समझाना चाह रहा था यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, अब बच्चों यहाँ समझने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ बच्चों क्या बताया था? मैंने बताया था संसद और राज्य विधानमंडल। तो कानून बनाने वाली 2 बॉडी हमारे वहाँ है, एक विधानमंडल राज्य का और दूसरा केंद्र का, ठीक। तो केंद्र वाले विधानमंडल को बोलते हैं संसद और राज्य वाले को राज्य विधानमंडल, समझ रहो, स्टेट लेजिस्लेचर और ये पार्लियामेंट, ठीक। तो अब इन दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? लॉ मेकिंग, यानी विधि का निर्माण करना, ठीक है, विधि का निर्माण करना, ठीक। अब ये जो सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम जो है, ये कहाँ, ये
इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं बच्चों संसदीय प्रणाली बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये किस देश से हमने अडॉप्ट किया है। तो अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। तो संसदीय शासन व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से, समझ रहे हो, ब्रिटेन से हमने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, इसका पार्ट और इसका आर्टिकल, ठीक है, इसका पार्ट और इसका आर्टिकल। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पार्ट देखें तो बच्चों इसका पार्ट क्या हो जाता है। अब थोड़ा मैं क्लास की स्पीड बढ़ाऊंगा, ठीक है। पार्ट 5 आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आर्टिकल होगा बच्चों, आर्टिकल होगा 79 से 123, ठीक ना, 123, ठीक है। तो अनुच्छेद 79 से 123, ठीक है। 123 जो है ये किसके बारे में बताता है, ये संसद के बारे में बताता है, ठीक है। आप कहीं कहीं पढ़ोगे बच्चों 122 भी पढ़ोगे, ठीक ना, 79 से 122 भी आप पढ़ोगे, मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, समझ रहे हो, ठीक। तो अब ये भाग और अनुच्छेद हो गया। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि भाग अनुच्छेद को भी ध्यान में रखना है। जैसे हमने पढ़ा था यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका, तो मैंने बताया था कि किस भाग में है, तो भाग 5 में है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 78 है, ठीक ना, 52 से लेके 78 तक। तो वैसे आज पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 79 से आर्टिकल 123 तक। बात क्लियर बच्चों, ठीक। अब देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत में विधि निर्माण, लॉ मेकिंग, ठीक है, विधि निर्माण के लिए एक संसद होगी जिसका गठन 3 अंग से मिलकर होगा, ठीक है। तो एक अंग हो गया लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है कि भारत में विधि निर्माण के लिए एक संसद होगी जिसका गठन लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होगा। तो आंसर क्या है बच्चों, आर्टिकल 79, ठीक है। तो जैसे कि कुछ बच्चों ने बोला था कि सर जो है कि पूरे पॉइंट्स को आप मत लिखिए, ठीक है, तो यहाँ उस बात को थोड़ा सा मैं फॉलो कर रहा हूँ। आर्टिकल 79, तो बच्चे ने बोला था कि सर कंटेंट कम हो जा रहा है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान। तो आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, तो भारत में विधि निर्माण के लिए एक संसद होगी, ठीक है, विधि निर्माण के लिए एक संसद होगी जिसका गठन 3 अंग से मिलकर होगा, ठीक है, 3 अंग। तो 3 अंग कौन कौन होंगे, तो 3 अंग बच्चों यहाँ देख लो, 3 अंग कौन कौन है। तो 3 अंग हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को संसद में क्यों शामिल करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर किसी भी विधेयक पर आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। तो किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर क्या है बच्चों, आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ तो वो विधेयक क्या होगा, तो वो विधेयक बच्चों कानून नहीं बन पाएगा। अब दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा होगा कि विधेयक क्या होता है और सर अधिनियम क्या होते हैं। तो बेटा इस बात को भी तुम लोग जान लो पहले, तो ये बात इतनी कवर, ठीक। आगे देखें जरा। तो अब देखो बच्चों मैं 3 पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले, अच्छा ये शायद मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है, ये मैं शायद आप लोग को बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ, तो चलो ये मैं आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। एक मैंने बताया था आप लोगों को ड्राफ्ट, दूसरा मैंने बताया था ड्राफ्ट के बाद बिल, और बिल के बाद मैंने बताया था एक्ट, ठीक ना, बिल के बाद मैंने बताया था एक्ट, ठीक है। तो ये क्या था, तो ये था बच्चों ये मसौदा, और ये क्या था, ये था विधेयक, और ये क्या था, ये था अधिनियम, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूं, अगर नहीं बताया होऊंगा, ठीक है, मैं फिर बताऊंगा, परंतु मुझे 100% याद है कि मैं पिछले वीडियो में इन तीनों का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब आप पीछे वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि क्या होता है ड्राफ्ट, क्या होता है बिल
और क्या होता है अधिनियम। ये एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखो, दूसरा क्वेश्चन सुन लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विधेयक, विधेयक यानी कि क्या, बिल, विधेयक और अधिनियम, विधेयक और अधिनियम यानी एक्ट में अंतर, अंतर क्या है। ठीक है, अंतर क्या है ये भी आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना हो बच्चों ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो और मुझे इसका आंसर जो है आप आगे कमेंट में देना जब क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट बच्चों ले लो। ठीक है, हो गया। चलो अब इसमें बच्चों आगे देखें हम, तो ये बात क्लियर, शुरू से देखते हैं। हमने क्या चैप्टर का नाम डाला, संसद। दूसरा नाम संघीय विधायिका। तीसरा नाम संघीय व्यवस्थापिका। ठीक, फिर हमने क्या देखा, किस भाग में है संसद, भाग 5 में है। अनुच्छेद क्या है, 79 से आर्टिकल 123 तक। ठीक ना, यानी कि 79 से 123 तक। हमारे वहाँ जो संसद है ये संसदीय प्रणाली पर आधारित है। हमारा पूरा सिस्टम जो है संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। ये जो संसदीय शासन प्रणाली, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ये हमने किस देश से अडॉप्ट किया है, हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ठीक, अगली बात, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विधि निर्माण के लिए एक संसद होगी जिसका गठन लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होगा। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। हमारी संसद जो है इसका मुख्य काम क्या है, तो मुख्य काम क्या है बच्चों, विधि बनाना यानी कानून बनाना। क्लियर है, क्या भारत में कानून बनाने वाली संस्थाएं केवल एक संसद ही है, नहीं। तो कितने हैं, दो हैं। दो कौन कौन से हैं, एक तो संसद हो जाता है, ठीक, और दूसरा हो जाता है विधानमंडल राज्य का। तो राज्य का विधानमंडल और केंद्र का विधानमंडल, या हम कह लें संसद। तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है, जब संसद विधि बनाएगी तो पहली बात वो केंद्र सूची से संबंधित मुद्दों पर या विषयों पर कानून बनाएगा। राज्य विधानमंडल जब कानून बनाएगा तो राज्य सूची के जो विषय हैं उस पर कानून बनाएगा। संसद जब विधि बनाएगी पूरे भारत में लागू होगा। जब विधानमंडल कानून बनाएगा तो केवल जिस राज्य का विधानमंडल है उसी राज्य में लागू होगा। यहाँ तक की बात क्लियर। फिर मैंने आपको बोला कि कोई भी कानून अगर बनना है तो कानून कैसे बनता है, ठीक है संसद के द्वारा। ठीक, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों से क्या होगा, बिल पास होगा। पास होगा होके जाएगा कहाँ, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति साइन कर दिया तो फिर वो विधेयक से क्या हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा। मैंने होमवर्क दिया कि अधिनियम और विधेयक दोनों में अंतर क्या है, स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा। फिर मैंने ये भी बताया कि ड्राफ्ट, बिल और एक्ट यानी मसौदा, विधेयक और अधिनियम, ये तीनों क्या है बच्चों, तीनों तीनों के तीनों का मतलब क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो आप देख के इन दो क्वेश्चन का आंसर दोगे जो कि मैंने कहा, इसको आप स्क्रीनशॉट में ठीक है रख लो। ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक, अब इसमें बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, आगे बढ़ें तो अब देखो हम लोग यहाँ एक छोटा सा पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। संसद, ठीक है, संसद। तो इस संसद के हमने यहाँ संसद का मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायग्राम में देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि हम इसको कह लें बच्चों काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि कह लें लोकसभा, लोकसभा। दूसरा क्या हो जाता है बच्चों, लोकसभा। दूसरा, तो सॉरी, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे राज्यसभा। क्यों राज्यसभा पहले लिख रहा हूँ, अब इसका रीजन देता हूँ, राज्यसभा। दूसरा है हाउस ऑफ पीपुल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, लोकसभा।
हाउस ऑफ पीपुल लोकसभा। और थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड हो जाता है बच्चों प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। तो अक्सर हम लोग बातों में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पहले लोकसभा फिर बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, परंतु मैंने यहाँ पे राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको क्यों रखा। ठीक है, तो इसको रखने का बच्चों यहाँ पे रीजन क्या है। ठीक है, तो इसको रखने का यहाँ रीजन क्या है, अब देखो, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ बच्चों क्या, आर्टिकल, ठीक ना, आर्टिकल। तो आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में राज्यसभा के बारे में उल्लेख मिलता है, तो आर्टिकल 80। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा इसका आर्टिकल क्या होगा, तो इसका आर्टिकल होता है बच्चों आर्टिकल 81। ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट, इसका आर्टिकल क्या होगा, तो इसका आर्टिकल होगा बच्चों, इसका आर्टिकल 52 होगा। ये बात आपको अच्छे से इस समय याद हो चुकी होगी कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक, अब इससे हम लोग ऊपर बढ़ें तो यहाँ ये डायग्राम है। अब सुनो बच्चों, अब देखो यहाँ इसको मैंने ये कॉलम टाइप में बना दिया। ठीक, अब सुनो, अब देखो क्वेश्चन है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रथम सदन द्वितीय सदन कौन है, कौन जो है निम्न है, कौन उच्च है, कौन सदन जो है अस्थाई है और कौन अस्थाई है, परमानेंट और टेम्परेरी। ठीक है, कौन है, कौन जो है लोकप्रिय है। तो ये बातें हम लोग को देखनी है। तो अब इसमें देखते हैं बच्चों, तो यहाँ कंफ्यूजन बच्चों को ज़्यादा रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आज के बाद से। तो यहाँ हम देखिए राज्यसभा, तो राज्यसभा क्या है, ये उच्च सदन है। ठीक है, उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन। ठीक है, अपर हाउस, और ये हो गया लोअर हाउस, लोअर हाउस यानी निम्न सदन, लोअर हाउस यानी निम्न सदन। ठीक, दूसरा देखा जाए बच्चों, मैं इंग्लिश बोल दे रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप जो है पीडीएफ में तो खैर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, आप जाना ऐप्स पे, सारा डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ, और आप उसको अगर नोट्स बना रहे हो देख के तो आप इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, दोनों को लिखने में अभी बच्चे ने क्या बोला कि सर कंटेंट जो है वो सर कम मिल रहा है। ठीक है, लिखने में समय जो है थोड़ा ज़्यादा आपका जा रहा है। ठीक, तो सबकी इच्छाओं का सम्मान है, परंतु बहुत तेज भी मैं नहीं भागूंगा। ठीक है, मतलब सबको ध्यान में रख के चलेंगे। ठीक है, अब देखो, तो उच्च सदन निम्न सदन, दूसरा देखें दोनों में किसे हम प्रथम कहते हैं, तो प्रथम कौन हो जाता है, तो प्रथम हो जाता है बच्चों, प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस। तो सेकंड हाउस कौन हो गया, तो सेकंड हाउस हो जाता है, सेकंड हाउस राज्यसभा, द्वितीय सदन। फिर हम देखें बच्चों, फिर देखें दोनों में कौन स्थायी है कौन अस्थायी है, तो ये स्थायी सदन जिसको हम कहते हैं परमानेंट हाउस। तो ये परमानेंट हाउस, और टेम्परेरी हाउस कौन है, तो ये हो गया टेम्परेरी। ठीक ना, तो ये हो जाता है टेम्परेरी, अस्थायी सदन। ठीक है, अस्थायी सदन। ठीक, अच्छा, दोनों में लोकप्रिय यानी जनता का प्रिय, तो दोनों में कौन है, ये हो जाता है लोकप्रिय, लोकप्रिय सदन। ठीक है, या या जनता का, या जनता जनता का प्रिय सदन। ठीक है, जनता का प्रिय सदन, ये बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें क्लियर हो रही हैं हम लोग की। ठीक, अच्छा, अब इसमें आगे देखें हम लोग। ठीक है, आगे देखें, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी ये देखो, अब इसमें हम लोग यहाँ तक आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो थोड़ा सा इस लाइन को और बढ़ाता हूँ मैं। ठीक, चलो, अब देखो जरा, ये जो राज्य है, ठीक ना, राज्यसभा है। अब राज्यसभा में, अब यहाँ बच्चों ध्यान रखना, सदस्यों की सदस्यों की अधिकतम सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो बच्चों
लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे जो सदस्यों की संख्या है इसको हम दो तरह से देखेंगे। पहला, इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे अधिक से अधिक, ठीक है, कितने सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में कितने सदस्य हैं। अगर मैंने कहा कि अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, या मैंने कहा कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, और फिर मैंने पूछा लोकसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या, तो दोनों बातों में बच्चों डिफरेंट है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों अधिकतम संख्या। ठीक, तो अधिकतम सदस्य संख्या किसका हम लोग देख रहे हैं, राज्यसभा का। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो अधिकतम सदस्य संख्या है बच्चों 250। ठीक है, 250 जो है ये क्या है बच्चों, 250 अधिकतम सदस्य संख्या है। ठीक, अब इसमें बड़े गौर पूर्वक बच्चों सुनना, हमारे वहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, हमारे वहाँ 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो चाहे केंद्र हो और चाहे राज्य, दोनों जगह से राज्यसभा के सदस्य जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, ठीक ना, यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। तो अब राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश इन दोनों को मिला के, ठीक है, कहाँ से कितने हैं, ठीक है, कहाँ से कितने हैं और बाकी जो है वो कौन है, इस बात को थोड़ा हम लोग समझते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो 250 जो है, 250 में संघ को बच्चों वो क्या बोलते हैं, केंद्र, ठीक ना, संघ प्लस राज्य तो हमारे ये जो 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यहां से मिला के संघ एवं राज्य से कितने आ जाएंगे बच्चों, 238। अगर 238 आ गए तो अब हम काउंट करें तो कितना 250 में कम पड़ रहा है, तो 250 में कम कितना पड़ रहा है बच्चों, 12। तो यानी कि 12 जो सदस्य हैं, तो 238 संघ और राज्य, ठीक ना, 238 संघ एवं राज्य दोनों से चुन के आ गए ये 238। ठीक, अब इसके बाद से बचा 12 सदस्य, तो ये 12 सदस्य जो होंगे, ये 12 सदस्य क्या होंगे बच्चों, ये 12 सदस्य मनोनीत होंगे। 12 सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अभी इसका डेप्थनेस बच्चों और है, उस डेप्थनेस में जाएंगे तो आपको फिर चीजें बाउंस होने लगेंगी, बात समझ रहे हो, बाउंस होने लगेंगी। अब देखो क्वेश्चन क्या बना, 238 है, तो अब ये बताओ 238 में केंद्र से, यानी हमारा जो राज्य है, केंद्र शब्द यूज कर रहा हूं, जो राज्य है, राज्य से 28 हमारे जो राज्य हैं, तो 28 राज्य से कितने सदस्य चुन के आते हैं, तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, 225 225। किसी को अगर नोट करना होगा, जो अपने नोट्स को बहुत हायर बना रहा होगा, एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि थोड़ा नोट्स हमारा और ज़्यादा हायर हो, ठीक, तो वो चाहे तो इस बात को नोट कर लेगा कि राज्यसभा में 238 सदस्य केंद्र एवं राज्य दोनों को मिला के हैं। तो मैंने केंद्र को लिखा 8 केंद्र शासित प्रदेश, राज्य कितने 28, दोनों को मिला के सदस्य अधिकतम कितने हैं, तो अधिकतम है 238। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ राज्यों से कितने हैं, तो राज्यों से कितने हैं बच्चों, तो राज्यों से 225 225। तो फिर केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों से बच्चों सदस्य कितने हैं, ठीक है 8। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये बच्चों ये मैं वर्तमान समय का बता रहा हूँ, समझ रहा ना बच्चों, ये मैं वर्तमान समय का बता रहा हूँ, ठीक है ना, अधिकतम वाला नहीं बता रहा हूँ मैं, ये वर्तमान वाला बता रहा हूँ। तो अब कोई बच्चा डेप्थ में जा रहा है तो अब पूछे कि सर जो है केंद्र और राज्य यहाँ से कितने कितने हैं, ठीक है, तो केंद्र से कितने हो जाते हैं 8 और जो राज्य हैं हमारे 225, और फिर जो हमारा मनोनयन है 12 सदस्यों का, वो अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी 245, यानी वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है 245। ठीक है, तो ये 245 को बच्चों मैं यहाँ मेंशन नहीं करूंगा, समझ रहे हो, हम जब नोट्स में पहुंचेंगे ना, तो नोट्स जब देखेंगे तो नोट्स में बच्चों हम क्या करेंगे वो बात, ठीक ना, यानी नोट्स की बात मैं कह रहा हूँ, जब हम लोग अलग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, तो जब लोकसभा या राज्यसभा जब डिवाइड करेंगे तो वहां हम लोग इस बात को देखा जाएगा। ठीक है, तो वहां पे इस बात को हम लोग देखा जाएगा, परंतु वहां भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है कि 245 अगर सदस्य हैं तो केंद्र से कितने हैं, और यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं और राज्यों से कितने हैं, ये आपको वहां भी नोट नहीं करना है। परंतु मैंने अभी आपको बता दिया कि कितने होंगे, तो 225 होंगे और
8 जो है वो कहाँ से होंगे, वो बच्चों 8 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे और 12 मनोनीत। ठीक, और लोकसभा का जरा स्थिति देखें, लोकसभा का, तो लोकसभा की अधिकतम 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 सदस्य संख्या, ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या, तो इसकी कितनी है, तो इसकी बच्चों है 552, ठीक है, 552। ठीक, तो अब ये 552 सदस्य संख्या हो जा रही है, ठीक है। तो 552 में अगर आप लोग से पूछा जाए कि क्या एंग्लो इंडियन, ठीक है बच्चों, पूछा जाए क्या एंग्लो इंडियन भी इसमें शामिल है, ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं, तो 552 है, तो जाहिर सी बात है बच्चों एंग्लो इंडियन क्या होगा, एंग्लो इंडियन इसमें हर हाल में शामिल ही शामिल होगा, समझ रहे हो ना, क्लियर। ठीक, चलो तो हम लोग इसको बच्चों अभी देखते हैं, बस 1 मिनट। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 552, तो क्या इस 552 में 2 एंग्लो इंडियन शामिल हैं, बिल्कुल बच्चों 2 एंग्लो इंडियन शामिल हैं। ठीक, अब मैटर आया, फिर क्या मैटर आया, यहाँ भी ये वाली मैटर आएगी क्या, कि केंद्र से कितने सदस्य हैं, ठीक है, 552 है अगर, तो केंद्र केंद्र से कितने हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं और राज्यों से कितने हैं, तो हमारे आंसर यहाँ बच्चों क्या होंगे, तो हमारे आंसर यहाँ पे हो जाएंगे राज्यों से, यहाँ लिख दें स्टेट जो होगा, स्टेट स्टेट यानी राज्य, तो राज्य से कितने होंगे, राज्य से बच्चों हो जाएंगे 530, 530, ठीक है, थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर देता हूँ, स्टेट यहाँ एकदम सामने लिखते हैं 530, फिर यूटीएस यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटीएस यूटीएस से कितना हो जाएगा बच्चों, तो यूटीएस से हो जाते हैं बच्चों 20 सदस्य, 20 सदस्य, ठीक, तो अब यही देख लो हो गया 550। अब क्या बचा, अब बचा एंग्लो एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन कितना हो गया 2, तो टोटल संख्या बच्चों यहाँ कितनी हो गई, तो टोटल संख्या यहाँ हो गया 552, समझ रहे हो, 552। तो ये बच्चों यहाँ पे सदस्य संख्या क्लियर है, ठीक है, और ये क्या है, ये बच्चों अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक है। चलो अब हम लोग इतनी बात जान लिए, अब इसके बाद अब हम लोग देखा जाएगा, अच्छा वापस थोड़ा सा आते हैं, हम लोग जरा ये देख ले, हम लोगों ने क्या किया, एक बच्चों छोटा सा डायग्राम बनाया, पार्लियामेंट 3 पार्ट किया, किस आर्टिकल में राज्यसभा 80 में, किस आर्टिकल में लोकसभा 81 में, ठीक है, निम्न सदन उच्च सदन का बात यहाँ मैंने पूरा लिख रखा है, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। फिर हमने इसकी संख्या देखी है, तो संख्या कितना देखा है, संख्या हम लोगों ने देखा है सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, कहाँ पे, राज्यसभा में, लोकसभा में 552, केंद्र राज्यों से कितने सदस्य चुन के आ रहे हैं 530, केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के कितने आ रहे हैं 20, तो 500 कितने हो गए 50, 2 एंग्लो इंडियन तो लेके कितने हो गए 552। ठीक, कुछ बच्चों का यहाँ प्रश्न आ सकता है कि सर वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान समाप्त हो चुका है, आप यहाँ पे 2 एंग्लो इंडियन को क्यों ऐड कर रहे हैं, बच्चों ध्यान रखना समाप्त हो चुका है, परंतु अभी के लिए जो सदस्य संख्या है, ठीक है, वो 552 है, ठीक ना, अधिकतम सदस्य संख्या, वर्तमान को अगर देखें तो 545, तो 2 एंग्लो इंडियन, क्या इस 545 में 2 एंग्लो इंडियन शामिल है, बिल्कुल है बच्चों, ठीक है, क्यों, क्योंकि संविधान का जब संशोधन हुआ, क्या संशोधन हुआ, तो इसको यहाँ मेंशन करते हैं अब, तो 104, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन संशोधन अधिनियम अधिनियम, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हालांकि हम लोग संविधान का संशोधन एक चैप्टर होगा, अनुच्छेद 368, 368 और दक्षिण अफ्रीका का उसमें जिक्र, वहां हम लोग बड़े डिटेल में उसको देखा जाएगा, ये सब अभी के लिए तत्काल के लिए बस बता रहा हूँ। 104 अमेंडमेंट, ठीक है, एक्ट, तो इसके द्वारा क्या हुआ, जो SC
और एसटी हैं, ठीक है, इनका आरक्षण 10 वर्ष से और बढ़ा के, ठीक है, 10 वर्ष क्या किया गया और बढ़ा दिया गया। एक संशोधन हुआ। और दूसरा संशोधन क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन थे ना बच्चों, एंग्लो इंडियन, इनके प्रावधान को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त किया गया। परंतु लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, लोकसभा का चुनाव अभी इसके पहले कब हुआ था, 2000, लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 2019 में, ठीक ना, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, ठीक। सरकार बनी तो कितने समय के लिए सरकार रहती है, यानी लोकसभा का कार्यकाल कब तक होता है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष, तो 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष अगर है तो समाप्त कब होगा कार्यकाल, 2024 में, 2024 में। तो बच्चों 2024 तक के लिए ये एंग्लो इंडियन 2019 में मनोनीत नियुक्त हुए ना, तो जो नियुक्त हुए 2019 में एंग्लो इंडियन, तो ये अभी भी तो है ना। ध्यान क्या देना है, ध्यान हमको यही देना है कि ये अभी भी हैं, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान दृष्टिकोण से आप नहीं कहोगे कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है इस समय, 543, वर्तमान में 543 आप नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, 545। जब 2024 में इलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा का गठन हो जाएगा, तब फिर उसके बाद आप बोलना कि लोकसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 543 और मैक्सिमम कितना है, ठीक है, तो प्रेजेंट और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है, तो 550, 50, ठीक है, 550 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलो, तो बात यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको अलग अलग बांटेंगे, ठीक है, अलग अलग बांटेंगे। अब अलग अलग बांटेंगे तो सबसे पहले हम बच्चों देखा जाएगा लोकसभा, ठीक है, हाउस ऑफ पीपुल, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपुल, ठीक। अब ये हाउस ऑफ पीपुल, इसको अब अलग से हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है, अलग से देखने जा रहे हैं। तो अब बच्चों ये जो लोकसभा है, वही बात कि ठीक है, वही बात यहाँ हो गई। ये प्रथम प्रथम निम्न निम्न अस्थाई अस्थाई लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय, लोकप्रिय सदन, ठीक है। तो ये इतनी बात, ठीक। अगला हेडिंग जो है हम लोग का बच्चों क्या होगा, लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन। तो मैं इसका आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक ना, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं इसका आर्टिकल क्या होगा, 81, ठीक है, आर्टिकल 81, ठीक। तो इसका आर्टिकल यहां लिख देते हैं, आर्टिकल 81, ये हेडिंग है लोकसभा का गठन। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा का गठन, ठीक है, लोकसभा का गठन। अब देखो लोकसभा का गठन यहां बात करें तो प्रेजेंट में, वर्तमान में लोकसभा का गठन, वर्तमान में लोकसभा का गठन किससे किससे मिलकर होता है, तो लोकसभा का गठन बच्चों वर्तमान में, लोकसभा का गठन वर्तमान में कितने सदस्यों से मिलकर होगा, ठीक ना। गठन शब्द, गठन का मतलब यहाँ पे क्या देखना है कि कितने सदस्यों से मिलकर होगा। तो मैंने क्या बताया, अधिकतम कितना बताया था, 552, ठीक, और वर्तमान कितना बताए थे, 545, ठीक है, 545। तो यहाँ हम लिख देंगे कि गठन 545 सदस्यों से, ठीक है। इसमें लिख देंगे दो एंग्लो इंडियन भी शामिल, दो एंग्लो इंडियन भी शामिल, ठीक है बच्चों। देखो आपकी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है और पूरे लाइन को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये बात क्लियर ना, चलो ठीक। अब देखें बच्चों, इसमें आगे हम
लोकसभा का गठन हो गया, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। तो अब योग्यता देखें बच्चों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा। ठीक है, जब बच्चों यूपीएससी का क्लास रहेगा वहाँ पे योग्यता में आपको डिफरेंट मिलेंगे, मैं वहाँ पे आपको, ठीक है, यूपीएससी का अगर क्लास होगा, स्टेट पीसीएस का क्लास होगा तो वहाँ पे आपको डिफरेंट क्या मिलेगा, योग्यताएं और निर्योग्यताएं, ठीक ना। निर्योग्यताएं यानी कि डिसक्वालिफिकेशन, समझ रहे हो। एक तो हो गया क्वालिफिकेशन, दूसरा का डिसक्वालिफिकेशन। दो तरह से देखना होता है, मगर यहाँ पे वनडे एग्जामिनेशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ मर्ज कर देते हैं दोनों को, समझ रहे हो, मर्ज कर देते हैं। तो अगर क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन देखेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा। मैं बता दे रहा हूँ सारी बात, ताकि आप जब कभी यूपीएससी का बुक उठा लो तो आपको ये मेरे क्लास और यूपीएससी की क्लास में आपको डिफरेंट ना लगे, मतलब डिफरेंट तो दिखेगा परंतु आपको ये ना फील हो कि सर आपने जानकारी जो है वो अधूरी दी थी, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पहले क्लियर कर रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन दो चीजें होती हैं, मैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो अब देखो, अमूमन ज्यादा ये सब इसी में ऐड कर दिया जाता है। तो पहली बात कि योग्यता में क्या होगा कि वह भारत का नागरिक हो, क्लियर। अब सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाता है उम्र पूछा जाता है, तो उम्र कितनी है, 25 वर्ष, 25 वर्ष की आयु। दूसरा, लाभ के पद पे नहीं होगा, लाभ का पद नहीं। दूसरा, पागल या दिवालिया नहीं। मैंने ये दोनों पॉइंट्स को राष्ट्रपति वाले और उपराष्ट्रपति वाले में बच्चों समझा दिया है, ठीक ना, समझा दिया है। जिस भी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, ठीक है, वो पिछला वीडियो देखेगा या फिर कमेंट में लिख देगा कि सर यहीं बता दीजिए, ठीक है, यहीं बता दीजिए, तो मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद विधि द्वारा विधि द्वारा निर्धारित करे, निर्धारित करे, ठीक है, विधि द्वारा निर्धारित करे। अब देखो ये बच्चों इतनी बात क्लियर, विधि द्वारा क्या करे, निर्धारित करे, ठीक। मैंने यहाँ इस पांचवें पॉइंट को बच्चों बताया था कि इसी पांचवें पॉइंट में आ जाएगा क्या, संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है, 1951। तो संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जो है, इसको मैंने राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बताया हुआ है। इसके तहत क्या है कि कोई व्यक्ति, देखो कंडीशन बच्चों इसमें बहुत है, मैं पूरा संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम अगर लगू बताने, यानी कि इस पूरे पांचवें पॉइंट को अगर मैं लगू बताने, समझ रहे हो बच्चों, तो आधा घंटा मुझे लग जाएगा, 30 मिनट्स लग जाएंगे, बात समझ रहे हो। तो आपको नॉलेज के लिए वो तो ठीक है, परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको नहीं जानना, समझ रहे हो। तो ये जो पांचवा पॉइंट है संसद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसी में एक बात लिखी है कि यदि कोई संसद का सदस्य, ठीक है, या संसद में उठने वाला कोई प्रत्याशी अगर अगर उसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा, ठीक है, उसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा 2 साल की सजा सुना दी जा रही है तो उसकी संसद की सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, या जो चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, समझ रहे हो, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये बात बच्चों ध्यान रखना, और यही वो अधिनियम है जिसके तहत राहुल गांधी का वायनाड से जो सीट है वो रिक्त हो गया, समझ रहे हो ना। तो उनको क्या हुआ, 2 साल से ज्यादा की सजा सुना दी गई। अब जब सजा सुना दी गई तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि 6 से 10 वर्ष तक आपको भारत में किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है, रोक दिया जाएगा। तो राहुल गांधी को कितने समय के लिए रोक दिया गया है, 8 साल तक के लिए, ठीक है। क्या इस फैसले को कोर्ट में जो है चैलेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल किया सकता है, राहुल गांधी ने किया भी है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये बच्चों अब आपको क्या क्या याद रखना है, संसद में लोकसभा का सदस्य बनना है, क्या क्या 5 योग्यताएं, नागरिक, 25 वर्ष की आयु, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, तथा संसद ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो
संसद विधि द्वारा क्या करे, निर्धारित करे, ठीक ना। यानी कि संसद ने कानून बना दिया कि कोई व्यक्ति अगर 2 साल से ज़्यादा की सजा पा चुका है या उसको सुना दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो वो क्या होगा, अगले 6 से 10 साल तक भारत में किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये बात कहाँ हो गई, 5वें वाले पॉइंट में। बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, सदस्यों का सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। तो अब बच्चों सदस्यों का कार्यकाल अगर हम देखें, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जान रहे होंगे कि सदस्यों का कार्यकाल वगैरह क्या होगा, परंतु इसको बच्चों हम लोगों को दो तरह से देखना है, ठीक ना। इसको हम लोग को क्या करना है, दो तरह से देखना है, ठीक है। तो बेहद ये आसान सी बात है, ठीक है, दो तरह से देखना है, मगर थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, ठीक। अब देखो दो तरह से देखना है, कैसे, तो देखो हेडिंग तो है, अच्छा रुको मैं हेडिंग को ऐसे करेक्ट करता हूँ ताकि जो है बातें एकदम क्लियर रहें, ठीक है। चलो इसको मैं ऐसे बच्चों कर दे रहा हूँ, केवल मैंने लिख दिया कार्यकाल, ठीक है, मैंने क्या किया, लिख दिया केवल कार्यकाल। अब बच्चों यहाँ अगर मैंने लिख दिया है केवल कार्यकाल, समझ रहे हो, अगर मैंने लिखा है केवल कार्यकाल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे बच्चों कुछ ना कुछ यहाँ पे मैं बात और ऐड करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने मिटाया है। तो अब देखो कार्यकाल की जब बात आएगी बच्चों, समझना, कार्यकाल दो तरह से देखेंगे। पहले तो जो लोकसभा है, हम लोग लोकसभा बच्चों पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, लोकसभा पढ़ रहे हैं, तो लोकसभा एक सदन है, ठीक, एक सदन है, और इस सदन में क्या है, सदस्य भी बैठते हैं। इस सदन में क्या है बच्चों, सदस्य भी बैठते हैं, ठीक। तो सदन का जो कार्यकाल होगा वो भी होगा, सदस्य जो होंगे उनका भी कार्यकाल होगा। तो सदन का कार्यकाल कितना होगा, यहाँ शब्द ध्यान रखना, प्रथम बैठक, फर्स्ट सीटिंग, ठीक है, प्रथम बैठक की तिथि से, प्रथम बैठक की तिथि से कितना होगा बच्चों, तिथि से 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। और सदस्य का जो है ये क्या होगा, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण की तिथि से 5 साल, तिथि से 5 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट बात देखें बच्चों, क्या ये जो लोकसभा है, जो सदन है, ये सदन, ठीक है, ये सदन जो है क्या 5 साल तक के लिए अगर इसका गठन हुआ है, तो क्या 5 साल के पहले इसका विघटन नहीं हो सकता, क्या ये भंग नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। और सदन को भंग होने के, ठीक है, कई कंडीशन है, विश्वास प्रस्ताव ना पास हो पाए, अविश्वास प्रस्ताव जो है सरकार के खिलाफ पास हो गया, ठीक है, पास हो गया, या फिर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया, ठीक है, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया, या फिर गठबंधन की सरकार थी, यानी भाजपा है, जिसके साथ शिवसेना, अकाली दल, टीएमसी ऐसे जुड़ के इन लोगों ने बहुमत का आंकड़ा पार किया था, तो उसमें क्या किया, किसी पार्टी ने अपना समर्थन क्या किया, वापस ले लिया, वापस ले लिया, तो हुआ क्या कि लोकसभा भंग हो गई। तो भंग होने के बच्चों कई प्रोसेस हैं, ठीक है, तो वो आपको मैंने बताया, हालांकि और भी कंडीशन है, वहां उतना हम लोग को नहीं जाना। मैं बार बार जब ये कहता हूँ तो आप इस बात को माइंड मत किया करो, सर बार बार कहते हैं कि वहां नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो लेवल है उससे मैं ऊपर पढ़ा ही रहा हूँ, समझ रहे हो, आपका जो लेवल है, जो आपसे पूछा जाएगा मैं उससे ऊपर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रेशर बच्चे यहाँ पे ज़्यादा हो, समझ रहे हो, तो अभी मैं आपको एकदम डिटेल में लेते जाऊंगा ना, तो जो आपके काम की चीज़ है वो भूल जाएगी, और जो काम की चीज़ें नहीं है वो दिमाग में दौड़ेगी, और वो भी क्या है, कंफ्यूज रहोगे उसमें भी, ठीक है, खिचड़ी हो जाएगा, ठीक, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो ये हमने देखा। तो अब लोकसभा का कार्यकाल अगर समय से पूर्व, ठीक ना, अब थर्ड पॉइंट देखो, समय से पूर्व, समय से पूर्व भंग करना है, समय से पूर्व लोकसभा भंग करनी है, ठीक है, लोकसभा, लोकसभा समय से पूर्व भंग करना है, तो भंग कौन करेगा बच्चों, तो भंग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक ना, राष्ट्रपति करता है। तो समय से पूर्व कौन भंग करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है बच्चों, तो इतनी बात क्लियर, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
नया पेज लेते हैं। ठीक, तो हो गया बच्चों यहाँ पे कार्यकाल। अच्छा, अब हम देखें, अब देखें सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। तो अब ये लोकसभा के जो मेंबर हैं, ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर हैं, अब ये निर्वाचन यानी चुनाव में खड़े होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, कौन वोट देगा? तो मैं बच्चों अक्सर एक बात बोला हूं आप लोग से कि जब कभी देखो हेडिंग कोई पढ़े तो उस हेडिंग में सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया करो कि हमको इस हेडिंग में जानना क्या है। समझ लो, इस हेडिंग में सदस्यों का निर्वाचन, निर्वाचन से ही क्लियर है कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो जब इलेक्शन में खड़े होंगे तो इस इलेक्शन में उनको वोट देने वाले लोग होंगे कौन। ठीक, तो अब बच्चों ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया है, एक आसानी के लिए, एक आसानी के लिए मैंने आपको एक बात बताई हुई है। क्या बताया हुआ है मैंने आसानी के लिए? कि जब कभी ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए कि कौन सा इलेक्शन बच्चों डायरेक्ट है, कौन सा इलेक्शन इनडायरेक्ट है, समझ रहे हो, कौन सा इनडायरेक्ट, तो आपको ये बात कैसे क्लियर रखनी है? क्लियर ऐसे रखना कि हर वो इलेक्शन जिसमें हम और तुम जाके वोट कर रहे हैं, समझ रहे हो, हम और आप जाके ईवीएम का बटन दबा रहे हैं तो वो क्या है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट इलेक्शन है। और हर वो चुनाव जिसमें हम और आप वोट देने नहीं गए हैं, वोट देने कौन गया है, कोई और गया है, तो कोई और कौन हो सकता है, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, तो वो जाके अगर वोट कर रहे हैं तो वो चुनाव क्या है, अप्रत्यक्ष। तो लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा? क्लियर रखना बच्चों, लोकसभा का चुनाव क्या होगा, ये प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, तो इसका इलेक्शन क्या होगा बच्चों, तो ये डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये पहली बात। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक, अब सुनो, निर्वाचन ये प्रत्यक्ष है तो वोट देने वाले लोग कौन है, तो जाहिर सी बात है प्रत्यक्ष निर्वाचन है तो वोट देने वाले लोग कौन है, जनता है। तो जनता 140 करोड़ है वर्तमान में, तो जनता अगर 140 करोड़ है तो क्या ये 140 करोड़ सभी लोग वोट देंगे? नहीं। कौन वोट देगा, ध्यान देना बच्चों, तो वोट देने वाले लोग कौन होंगे, तो वो व्यक्ति जो भारत का क्या है, सिटीजन है, नागरिक है। दूसरा क्या है, दूसरा कि वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, वो 18 वर्ष की आयु, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। और थर्ड जो कंडीशन है वो क्या है, चित्त विकृत नहीं है, यानी कि क्या, ये पागल नहीं है, ठीक ना, मानसिक स्थिति उसकी सही है। ठीक है, और मानसिक स्थिति सही में ये भी है कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसको कहा गया हो कि इसकी मानसिक स्थिति वास्तव में खराब है। ऐसे थोड़े कि कोई कह दिया ये पागल है तो वोट नहीं डालेगा, नहीं, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित होगा वो कि हाँ ये जो है चित्त विकृत है। समझ रहे हो बच्चों, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। हालांकि हाव भाव से अगर पता चल गया कि पागल हो तो वो तो वोट नहीं डाल पाएगा, मगर किसी की मानसिक स्थिति खराब है, वो नहीं जो है कि जान रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो जाके वोट डाल के आ जाएगा। समझ रहे हो, वोट डाल के आ जाएगा। ठीक, ये 3 बात। अच्छा, काम की बात बच्चों जरा सुनो, यहाँ पहले क्या था, जो वोट देने की आयु थी ना बच्चों, वोट देने की आयु वो क्या थी, वो पहले कितना थी, वो पहले था बच्चों 21 वर्ष। ठीक है, तो पहले कितना था बच्चों, पहले कितना था, पहले था 21 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना, पहले 21 वर्ष। अच्छा, तो हुआ क्या, तो 61, 61वें संविधान संशोधन, 61वें संशोधन, ठीक है, के द्वारा अच्छा, ये संशोधन हुआ कब, 1989 में ये पास हो गया था। ठीक है, 1989 में ये पास हो गया। ठीक, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो वोट की आयु, मतदान की उम्र, मतदान की उम्र 18 वर्ष, ठीक ना, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, आपके आपके डिमांड के अकॉर्डिंग मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। यानी कि 1989 के पहले जब कभी चुनाव होता था तो लोकसभा साथ ही साथ विधानसभा भी, दोनों जगहों पे वोट डालने की आयु कितनी थी, तो वोट डालने की आयु बच्चों थी 21 साल। अब कितना है, अब है बच्चों 18 साल।
ये बात क्लियर? ठीक, आगे देखें। ठीक है, आगे देखें। अब इसमें देखें बच्चों, शपथ। ठीक है, शपथ। तो सदस्यों का शपथ, तो सदस्यों को बच्चों शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, सदस्यों को शपथ, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? शपथ राष्ट्रपति। सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। या इस पॉइंट को मुझे लिखना पड़ेगा, या राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, नियुक्त कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। आर्टिकल के लिए बच्चों यहाँ परेशान नहीं होना है। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर कहीं पे आर्टिकल नहीं बता रहे हैं, जहाँ आर्टिकल नहीं बता रहा हूँ आपको आर्टिकल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना आपको जो है कि मेरे पे बिलीव रखना है कि जहाँ मैं आपको आर्टिकल नहीं बता रहा हूँ आपको आर्टिकल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आर्टिकल वगैरह के यहाँ कोई चक्कर पालना नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये इतनी बात बच्चों यहाँ पे क्लियर, यानी कि शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। क्लियर बच्चों इतना पॉइंट? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ये हो गया सदस्यों का शपथ, निर्वाचन, योग्यता। ठीक, अच्छा, अब यहां आगे बढ़े तो हेडिंग, हेडिंग होगा अधिवेशन, अधिवेशन एवं गणपूर्ति। ठीक ना, गणपूर्ति। ठीक है, सेशन एंड कोरम। ठीक, तो अब यहाँ हम देखेंगे बच्चों सेशन एंड कोरम। अब ये क्या है बच्चों, इसको बड़े ध्यान से समझना। अधिवेशन को ही कहते हैं हिंदी में सत्र, सत्र इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेशन। राष्ट्रपति वाला पॉइंट अगर याद है तो राष्ट्रपति वाले पॉइंट में, अगर आपको याद है तो राष्ट्रपति वाले पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा, मैंने क्या बताया है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। सत्र बुलाना क्या कहते हैं ये भी मैं बड़े क्लियर तरीके से, मतलब इसको बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। ठीक है, कि सत्र बुलाने का मतलब क्या होता है, फिर यहाँ बताने की बच्चों जरूरत नहीं है। आप पीछे जाके वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, देखने का आपको फायदा मिलेगा, चीजें जो पीछे छूटी हुई हैं आपकी वो तैयार भी हो जाएंगी। जो लोग पहले दिन आज वीडियो देख रहे हैं वो पीछे की वीडियो को जरूर देख लें। समझ रहे हो, काफी कुछ यहाँ का ठीक है राष्ट्रपति में ऐड है, समझ रहे हो। तो अधिवेशन यानी सत्र, तो देखो संसद का सत्र, सत्र कौन बुलाता है? तो सत्र बच्चों राष्ट्रपति, सत्र कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति सत्र बुलाता है, बुलाता है। समाप्त कौन करेगा? जिसको हम कहते हैं सत्र का सत्रावसान, तो सत्रावसान कौन करेगा? ये भी करेगा सत्रावसान भी राष्ट्रपति। परंतु अध्यक्षता कौन करेगा सत्र की? तो ध्यान रखना बच्चों, अध्यक्षता में अगर लोकसभा है, लोकसभा में इसको ऐसे लिख दें, लोकसभा में अध्यक्ष। और यहाँ चूंकि राज्यसभा लोकसभा बांट के पढ़ रहे हैं तो यहाँ राज्यसभा पॉइंट नहीं लिखेंगे, मगर याद रखना लोकसभा में अध्यक्ष तो राज्यसभा में सभापति। तो अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्ष। अच्छा, काम की बात क्या है? ये है। ठीक, अब इसको सुनो। ठीक, गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या है? देखो कोरम क्या है, एक एक निश्चित या कम से कम, कम से कम की संख्या, संख्या। तो अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष सत्र की अध्यक्षता, या सत्र तब तक नहीं शुरू होगा। ठीक है, सत्र तब तक नहीं शुरू होगा जब तक गणपूर्ति ना हो जाए। तो गणपूर्ति कितनी है? तो सत्र की, सत्र की गणपूर्ति, अभी मैं इसको बच्चों दोबारा समझा रहा हूं, आप केवल बस देखते जाओ। सत्र की गणपूर्ति कितनी है? तो कुल, कुल सदस्य संख्या का
1/10, ठीक, 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अधिवेशन, अधिवेशन कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। इस अधिवेशन यानी सत्र को कौन समाप्त करेगा? राष्ट्रपति। परंतु इस लोकसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। परंतु अध्यक्षता तब होगी, सत्र तब शुरू होगा जब गणपूर्ति पूरी हो जाए। तो अब क्वेश्चन है कि सर गणपूर्ति है क्या? तो गणपूर्ति बच्चों ये होता है एक मिनिमम संख्या। अगर मान लो कोई एक क्लास चल रहा है, मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन के बैच में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मान लो 50 बच्चे मेरे बैच में हैं, तो मैंने क्या बोला कि इन 50 जैसे इरेगुलर रह रहे हैं बच्चे जो है इरेगुलर रह रहे हैं, तो मैंने क्या बोला कि तुम लोग जो रेगुलरिटी, तुम लोग की जो गड़बड़ है, अब इसको देखते हुए मैं एक रूल बना रहा हूँ। रूल क्या है? अगर कभी भी 10 बच्चों से तुम लोग कम हुए तो मैं उस दिन क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि 10 से कम हुए तो क्लास नहीं लेंगे, और तब तक नहीं लेंगे जब तक कि ये 10 की संख्या पूरी न हो जाए। समझ रहे हो? जब तक ये 10 की संख्या क्या हो बच्चों? पूरी न हो जाए, तब तक हम क्लास नहीं लेंगे। तो यही मैंने एक जो डिसाइड कर दिया कि कम से कम 10 लोग आएंगे तभी हम क्या करेंगे? क्लास स्टार्ट करेंगे। उसी तरह ये संसद भी है कि जब तक कुल सदस्य संख्या का 1/10 नहीं आ जाएंगे तब तक सत्र क्या होगा? शुरू नहीं होगा। समझ रहे हो? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10, ठीक है। तो कोई संख्या मान लो अगर 100 है तो 1/10 कर लें तो यानी 10 हो गया। तो यानी कि 100 लोगों में अगर 10 लोग नहीं आए तो क्या होगा? कार्य नहीं होगा। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ कितनी सदस्य संख्या है? 545। तो 545 है अगर, तो इसका 1/10 देखें तो नियर अबाउट कितना आ जाएगा? तो बच्चों 55 लोग आ जाएंगे, ठीक। तो अगर लोकसभा में 55 सदस्य नहीं आए तो फिर क्या होगा? ये लोकसभा का सत्र शुरू नहीं होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोकसभा की गणपूर्ति निम्नलिखित में कितनी है। अब क्या करेगा? 1/10, 1/6, 2/3, 2/3, 1/4, ऐसे क्या करेगा ना बच्चों? ऐसे बना देगा ऑप्शन, ठीक। तो आप सतर्क रहना, आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक हम लोग रखते हैं, और फिर इसी से हम लोग कल आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए, पूरा फ्रीडम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इन्फॉर्मेशन वाली जो बात है, ऐप्स पे आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं।